हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि हम कक्षा 10वीं की विज्ञान लेकर चल रहे थे और कक्षा 10वीं की विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। और इसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली थी और कुछ चीज़ें हमारी बची हुई थी, तो जो आज की कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखिए क्या क्या चीज़ पढ़ ली थी। पहले मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा दूं कि हमने पढ़ लिया था यहाँ पे कार्बन में बंध, सहसंयोजी बंध पढ़ लिए थे। कार्बन की संरचना पढ़ ली थी और हम पढ़ रहे थे जी हाइड्रोकार्बन के। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? तो हम पढ़ रहे थे जी हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन के बारे में हमने पढ़ दिया था। हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा कहलाता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। एल्केन की पहचान मैंने बताई थी, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा और इनके नाम के अंत में जिसे हम कहते हैं पूर्व लग्न, वो आपका एन आता है। यहाँ पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्कीन की पहचान, कार्बन कार्बन के बीच में दो बंध होते हैं और नाम के अंत में जी आता है इन। और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध होते हैं और नाम के अंत में आता है आयन। यहाँ तक चीज़ें हो चुकी थी और मैंने आपको ये गिनती याद करने के लिए बोला था। क्या आप सभी वो गिनती याद करके आए हो? क्या आपने ये गिनती याद कर ली है? बताइए जल्दी से, क्या गिनती याद हो चुकी है आपको? गिनती याद हो भी गई तो एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लो थोड़ा सा। जैसे कार्बन की संख्या यदि एक मिलती है तो उसको मैथ कहते हैं। यदि कार्बन की संख्या दो मिलती है तो उसको एथ कहते हैं। यदि कार्बन की संख्या तीन होगी तो उसे प्रोप कहेंगे। चार को फिर ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये हमारी कार्बन की गिनती थी। अब हमें थोड़ा सा जानना है कि हम इन गिनतियों का उपयोग कैसे करते हैं, क्यों हमने ये गिनती सीखी। इनके उपयोग के पहले जानने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि अनुलग्न पूर्वलग्न क्या चीज होती है, क्या आपका क्रियात्मक समूह होता है, इन सब के बारे में। तो पहले यहाँ पे जान लो आप। यहाँ पे लिखा है जी परमाणु, और परमाणु के अंदर ये लिखा है जी क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है जी, क्लोरीन ब्रोमीन। तो ये क्लोरीन ब्रोमीन का जो आपका नाम होता है, ये कहलाते हैं आपके अनुलग्न। और ये नाम के पहले जुड़ते हैं। जैसे आपका हेलोजन परिवार होता है और ये क्लोरीन आपका क्लोरो होता है, ब्रोमीन आपका ब्रोमो होता है और ये इनके संकेत होते हैं जी क्लोरीन और ब्रोमीन के। दूसरे नंबर पे लिखा है ऑक्सीजन, एल्कोहल होता है सीधता, और एल्कोहल जी आपका कहलाता है OH। कहीं भी यदि आपको OH मिलता है तो वो आपका एल्कोहल होता है। यदि कहीं आपको CHO, इधर भी आपको CHO जुड़ा हुआ मिले, कोई कार्बन हो और उससे CHO जुड़ा हो, तो जब CHO जुड़ा होता है तो वो कहलाता है आपका एल्डिहाइड। उसको क्या बोलते हैं जी? एल्डिहाइड। और इसका जो पूर्वलग्न बनता है वो होता है अल। आगे जानेंगे अनुलग्न और पूर्वलग्न क्या है। यदि कार्बन और ऑक्सीजन या कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो वो आपका कीटोन कहलाता है। यदि आपका C OOH हो, COOH, तो ये कहलाता है जी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक। ये अब दिखाता हूं मैं आपको अनुलग्न और पूर्व लग्न क्या चीज होती है। देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे पूर्व लग्न, ठीक है जी, और अनुलग्न। ये है यहाँ पे पूर्व लग्न और अनुलग्न, ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई। अब मैं बताता हूँ आपको कि पूर्व लग्न और अनुलग्न का उपयोग कैसे करना है और कौन होती है। सबसे पहले ले लो हेलो एल्केन के लिए। तो हेलो एल्केन में जो आपका क्लोरो ब्रोमो, क्लोरो और ब्रोमो होते हैं आपके अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है हिंदी का जो आपके उपसर्ग होते हैं, हिंदी में उपसर्गों को कहते हैं हम यहाँ पे अनुलग्न। मतलब किसी भी कार्बन की नाम के पहले जो कार्बन की गिनती बताई है, उस कार्बन की गिनती के पहले हमें यूज करना है अनुलग्न का जी। उस कार्बन की गिनती के बाद हमें करना है पूर्व लग्न का उपयोग। दूसरा हम देखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल। एल्कोहल का जो अनुलग्न होता है ऑल होता है। एल्डिहाइड अल होता है जी। एल्डिहाइड की पहचान ही मैंने बता दी है, अल होता है। कीटोन, कीटोन का जो होता है वो ऑन होता है आपका, आपके ये ऑन होता है। आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का जी OH अम्ल होता है, OH अम्ल होता है। आपका एल्कीन का आपका अनुलग्न होता है जी इन, और एल्काइन का अनुलग्न होता है आयन।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ अनुलग्न और पूर्व लग्न क्या चीज होती है। पहले बात सुनो पूर्व लग्न की। पहले बात सुनो किसकी? पूर्व लग्न की। पूर्व लग्न को यदि दो भागों में तोड़ोगे, इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये टूटेगा दो भागों में। एक बनेगा पूर्व और दूसरा बनेगा जी आपको लग्न। दूसरा लग्न। अरे भैया वो वाली लग्न नहीं समझ लेना। लग्न मतलब होता है लगाना। ये मतलब होता है लगाना, जोड़ना। और पूर्व मतलब होता है पहले। जब भी किसी नाम को कार्बन की संख्या के पहले जोड़ते हैं तो उसे बोला जाता है पूर्व लग्न। कोई भी आपका नाम होगा और उसे कार्बन की संख्या के पहले जोड़ोगे तो जी उसको कहेंगे हम पूर्व लग्न। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ मैथ। ठीक है जी। और मैथ के पहले हमने जोड़ दिया कोई आपका पूर्व लग्न। कोई भी पूर्व लग्न जोड़ दिया, इसके पहले आएगा जी पूर्व लग्न। और इसके बाद आएगा जी अनुलग्न। इसके बाद क्या आता है? अनुलग्न इसके बाद आता है। तो पूर्व लग्न, फिर कार्बन की गिनती, मैथ नहीं होगा यहाँ पे, होगा कार्बन की गिनती, और उसके बाद होगा अनुलग्न। तो पूर्व लग्न जो पहले लगते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं उपसर्ग। हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो ये तो होते हैं पूर्व, आपका पूर्व लग्न। और अनुलग्न क्या होता है? तो बाद में जुड़ने वाले शब्द, बाद में जुड़ने वाले शब्द, जो बाद में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ने वाले शब्द जी आपके कहलाते हैं अनुलग्न। बाद में जुड़ने वाले शब्द कहलाते हैं अनुलग्न। यहाँ पे अगर अनु का मतलब पूछा जाए तो अनु का मतलब होता है पीछे से। अनु मतलब पीछे। जैसे आप यूज करते हो अनुसरण, अनुगामी, अनुसरण, मतलब उसका आप अनुसरण कर रहे हो, उसकी बातों को आप फॉलो कर रहे हो, मतलब उसके पीछे पीछे चल रहे हो। तो अनु का मतलब होता है पीछे और लग्न मतलब होता है लगाना। जब भी किसी शब्दों को कार्बन के नाम के पीछे जोड़ा जाता है, ऐसे शब्द जिन्हें कार्बन के नाम के पीछे जोड़ते हैं उन्हें अनुलग्न कहते हैं, और जिन्हें कार्बन के नाम के आगे जोड़ते हैं उन्हें पूर्व लग्न के नाम से जी जानते हैं। ये समझ में आया है? तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल, जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल, यहाँ पे ऑल लिखा है, और ऑल का नाम है जी यहाँ पे क्या? ऑल का नाम है यहाँ पे आपका एल्कोहल। कोई भी ऑल हो, और ऑल का नाम एल्कोहल से है, तो एल्कोहल जो ऑल है उसको हम हमेशा पीछे जोड़ते हैं। ठीक है जी। जैसे ही पीछे इसको जोड़ते हैं तो वो बन जाता है आपका अनुलग्न। जैसे ही पीछे जोड़ते हैं तो वो बन जाता है आपका अनुलग्न। और आपका अनुलग्न हमेशा पीछे जोड़ेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा मैथेनॉल, आपने नाम सुना होगा एथेनॉल। एक सेकेंड भैया। देखिए, यहाँ पे जैसे आपने नाम सुना होगा अनुलग्न ऑल हो गया। मैं आपसे कहूँ कि आपको जैसे कार्बन की संख्या दे दी मैंने चार, तो अलग से देखते हैं। जैसे यहाँ पे, एक सेकंड देखो, जैसे यहाँ पे मैंने एक संख्या बना दी या एक श्रृंखला बना दी चार कार्बन की। कितने कार्बन की बना दी? चार कार्बन की श्रृंखला बना दी। और लास्ट कार्बन पे मैंने जोड़ दिया यहाँ पे Cl। लास्ट कार्बन पे क्या जोड़ दिया? Cl। अब जो लास्ट कार्बन पे Cl जोड़ा, तो इसके पहले हम पढ़ के आए हैं कि जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी जी चार होती है। कार्बन हमेशा चार बंधों के साथ जुड़ा होता है। इधर अगर हम कार्बन के लिए बंधों की संख्या गिने तो एक बंध है। इस कार्बन के लिए गिने तो दो, इस कार्बन के लिए गिने तो दो, इस कार्बन के लिए गिने तो दो, और इस क्लोरीन का तो एक ही होगा जी। ठीक है। अच्छा, अगर पहले कार्बन के लिए देखें तो कार्बन एक है। कार्बन हमेशा जुड़ता चार बंध से है। और इधर है जी कार्बन की संख्या एक। कमी कितने की? कितने बंधों की कमी हो रही है? तो जी आप कहेंगे चार बंधों की कमी है, सॉरी तीन बंधों की कमी हो रही है। तो यहाँ पे हम तीन जोड़ देंगे जी हाइड्रोजन। तीन किसको जोड़ देंगे? हाइड्रोजन को। इस कार्बन के पास दो बंधों की कमी होगी, दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इसके पास दो, तो दो के हाइड्रोजन। इसके पास दो हैं तो इसके पास जोड़ दिया जी हमने दो हाइड्रोजन। और लास्ट में लिखा है क्लोरीन, ये हमेशा एक बंध से जुड़ता है। ये बन गई जी आपकी संरचना। ये हो गई संरचना। अब मुझे बताना है आपको कि अनुलग्न क्या होता है और पूर्व लग्न क्या होता है। ठीक है जी। अनुलग्न क्या होता है और पूर्व लग्न क्या होता है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड।
यहाँ पे आपके पास चार है गिनती, हमें देखना है अनुलग्न क्या होगा, पूर्व लग्न क्या होगा और कार्बन की गिनती का नाम क्या होगा। क्योंकि यदि हम इसके नाम की बात करें तो नाम हम लिखेंगे सबसे पहले पूर्व लग्न, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, पूर्व लग्न। उसके बाद लिखेंगे जी मूल शब्द, इसके बाद लिखेंगे मूल शब्द और अंत में लिखेंगे जी अनुलग्न। अंत में क्या लिखना है हमें, अनुलग्न लास्ट में लिखना है। अगर हम पूर्व लग्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लोरीन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Cl, Cl का मतलब होता है क्लोरीन से, और इसका जो पूर्व लग्न बनेगा ये बनेगा आपका क्लोरो। का पूर्व लग्न क्या बनेगा जी, तो पूर्व लग्न बन जाएगा क्लोरो। पूर्व लग्न क्या बन गया यहाँ पे, क्लोरो बन गया। अगर हम मूल शब्द की बात करते हैं तो मूल शब्द का मतलब होता है कार्बन की संख्या। अच्छा, इस पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन लिए गए हैं, तो ये लाइन बनी है, कार्बन की श्रृंखला बनी है, इसमें कितने कार्बन हैं जी, कितने कार्बन हैं, तो आप कहोगे एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन है। कितने कार्बन है जी, चार कार्बन है। अच्छा, चार कार्बन के लिए हमने कोई गिनती पढ़ी थी क्या, चार कार्बन के लिए हमने की गिनती पढ़ी थी, यदि आपको गिनती याद हो तो जल्दी से बताओ। यहाँ पे देखो लिखवाया था एक दो तीन चार, ये मैंने क्या लिखवाया था कि यदि कार्बन की संख्या चार हो तो उसको चार ना कह के हम बोलेंगे जी ब्यूट। क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। तो बस चार कार्बन के लिए हमने जो गिनती पढ़ी उसको यहाँ पे रख दो मूल शब्द के स्थान पे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्यूट। इधर क्या आएगा, ब्यूट। पूर्व लग्न आपका क्लोरो, इतना याद है, पूर्व लग्न क्लोरो, इधर आ गया ब्यूट। अब बात करते हैं अनुलग्न की। आप कहोगे भैया इसमें अनुलग्न के रूप में हमें ना तो OH दिख रहा है, ना हमें इसमें CHO दिख रहा है, ना हमें इसमें CO दिख रहा है, ना ही COOH दिख रहा है, तो फिर अनुलग्न इसका क्या होगा। देखो, अनुलग्न में आपको बताता हूं, बेसिकली जब आपको कोई भी क्रियात्मक समूह ना दिखे, जो मैंने आपको ये नाम अभी बोले हैं, OH, CO, COOH, ये जो नाम बोले हैं, इधर पर CHO, जो मैंने ये आपको नाम बोले हैं जी, इनको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। और जब क्रियात्मक समूह नहीं होता है जी, उस केस में आपका अनुलग्न कहलाता है, आपके जो मुख्य आपका हाइड्रोकार्बन होता है। आप कहोगे जी वो कैसे होता है, तो देखो चार कार्बन है, प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा है, और मैंने बताया था कि जब कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है तो वहां पे नाम होता है जी एल्केन। उधर क्या होगा, एल्केन। यदि एल्केन को हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका एल्क प्लस एन में, एल्क प्लस एन में। एल्क कहलाता है कार्बन की गिनती, मुख्य रूप से कार्बन की गिनती होती है एल्क। एन होता है आपका अनुलग्न। एन क्या होता है, एन कहलाता है अनुलग्न। अब यहाँ पे देखो, हमें क्योंकि इसका नाम बताना है, हमें हाइड्रोकार्बन्स के अंदर नाम बताना है कि कौन से समूह का होगा, तो नाम के अंत में क्या जोड़ना है, एन। प्रत्येक के बीच में एक एक बंध लगा है, इसलिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे जी एन। इधर क्या जोड़ेंगे अनुलग्न में, एन। और इसका जो पूरा नाम बन के आएगा, ये जो पूरा नाम बनेगा वो होगा आपका क्लोरो ब्यूटेन। नाम क्या होगा, क्लोरो ब्यूटेन। आया जी ये समझ में, आया ये समझ में कि पूर्व लग्न का उपयोग कहाँ करना है, अनुलग्न का प्रयोग कहाँ करना है, मूल शब्द क्या होता है। इतना आया जी आपको समझ में या नहीं आया, जल्दी से बता दो, समझ में आ गया या नहीं आ गया, आया। चलिए एक और ऐसे ही करके देखते हैं हम, एक और ऐसे ही करके देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, चलिए छह यहाँ पे ले लिए मैंने, यहाँ पे कार्बन। तो इसके साथ मैं इस बार जोड़ दूंगा यहाँ पे फ्लोरीन, एफ जोड़ दिया जी, फ्लोरीन। बैलेंस ही पूरी करनी है तो एक, दो, एक, 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 जोड़ते जाओ हाइड्रोजन। सबकी भैया बैलेंसी, जब कार्बन के बंध की संख्या कम पड़ जाए ना, जब भी संख्या कम पड़े तो हाइड्रोजन से दोस्ती कर लेगा ये चला जाएगा हाइड्रोजन के पास। अच्छा जल्दी से इसका नाम बता दो मुझे, जल्दी से नाम बता दो क्या होगा, जल्दी से नाम बताओ क्या होगा इसका। तब तक मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ आपके लिए। पूर्व लग्न, कुल शब्द और अनुलग्न, ये मैंने तब तक फॉर्मूला लिख दिया। जल्दी से इसका मुझे नामकरण करके बता दो क्या होगा।
भैया क्या नाम आएगा इसका, एक बार मुझे नाम बताओ थोड़ा सा, नाम बताओ मुझे थोड़ा सा क्या होगा। फिर आगे इसी के ऊपर लेके चल रहा हूँ मैं आपको, नियम बताऊंगा। इसके पहले मुझे इसका थोड़ा सा ये बता दो कि इसमें भैया अनुलग्न क्या होगा, भैया पूर्व लग्न क्या होगा, ये बता दो एक बार मुझे, जल्दी जल्दी बता दो। हैं, देखो, ठीक है, जितने लोग बता रहे हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं। आगे देखो, यहाँ मुझे बताना है यहाँ पे पूर्व लग्न क्या होता है और अनुलग्न क्या होता है। पूर्व लग्न की यदि बात करूं तो कोई ऐसा नाम जो मूल शब्द के पहले जोड़ेंगे जी, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी ऐसा दिख जाए जिसको हम बोलते हैं हैलोजन समूह। यदि आपको कोई भी नाम हैलोजन समूह का मिल गया तो हैलोजन समूह का जो नाम होता है उसको आपको अधिकतर केस में हमेशा पूर्व लग्न के रूप में लेके आना है। क्या लेके आना है जी, पूर्व लग्न के रूप में लेके आना है। आए समझ में। यहाँ पे लिखा है एफ, एफ मतलब, आप कहोगे जी एफ मतलब फ्लोरीन होता है, एफ मतलब फ्लोरीन होता है। अच्छा, एफ का जब फ्लोरीन है तो उसे अगर हम पूर्व लग्न बनाएंगे तो पूर्व लग्न बनेगा जी इसका फ्लोरो। पूर्व लग्न क्या बनेगा, फ्लोरो। अच्छा, मूल शब्द की यदि हम बात करते हैं, इस पूरी सीरीज में कितने कार्बन हैं, पूरी श्रृंखला में कितने कार्बन उपस्थित हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और छः के लिए मैंने गिनती बताई थी कि छः को क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो, छः को क्या बोलते हैं जी। हैं, देखो, छः को हमें बोल रहा है हेक्स, क्या बोल रहा है, और सबके बीच में एक एक बंद लगा है तो यहाँ पे आएगा एन, और इसका नाम बनेगा जी फ्लोरोहेक्सेन। फ्लोरोहेक्सेन, ये है जी इसका नाम, ये है इसका नाम फ्लोरोहेक्सेन। आया जी ये समझ में। अब मैं बताता हूँ इनको करना कैसे होता है, इनके करने के मैं आपको यहाँ पे नियम बताता हूँ, फिर कुछ एग्जाम्पल से आपको पूरा समझाऊँ। ठीक है जी। तो हम बात करते हैं IUPAC नामकरण के। इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में बोला था कि भैया नहा धो के आना सब लोग, बिना नहाए कोई क्लास लेने मत आना, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे पंडित जी बनाया जाएगा, आपका नामकरण रखवाया जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो मजाक की बात है, ठीक है। चलिए बताते हैं IUPAC का, जो पहले बात करते हैं पूरा नाम। IUPAC जो होता है, इस IUPAC का पूरा नाम क्या है जी, पूरा नाम। एक नंबर में यह क्वेश्चन आता है कि IUPAC का पूरा नाम बताइए, IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। बात करते हैं पूरे नाम की, तो IUPAC का पूरा नाम होता है जी इंटरनेशनल इंटर, अच्छा समझ में नहीं आ रहा, चलो दोबारा लिख देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है जी इसका पूरा नाम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है IUPAC का पूरा नाम, फुल फॉर्म ये होता है इसका। अच्छा, बात करते हैं IUPAC नामकरण की, IUPAC नॉमेनक्लेचर की। होता क्या है ये IUPAC नाम, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यहाँ पर नाम के पहले ही लिखा है मैंने इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय, मतलब जिसे पूरी दुनिया में एक नाम से जाने। कोई ऐसा नाम, जैसे आपका नाम है जी, है, आपका नाम मान लो मोनू है, और आपके स्कूल में मान लो कुछ और लिखा है, जैसे स्कूल में लिखा है आपका सौरभ, ठीक है। घर का नाम मोनू है, स्कूल का नाम सौरभ है, ठीक है। तो स्कूल वाले तुम्हें मोनू के नाम से नहीं जानेंगे, और घर वालों को नाम पता होगा तुम्हारा, ठीक है। स्कूल वाले तुम्हें मोनू के नाम से नहीं जानेंगे, लेकिन तुम्हारे गांव मोहल्ला के लोग तुम्हें मोनू के नाम से जानेंगे, वो तुम्हें सौरभ के नाम से नहीं जानेंगे। होता है जी ऐसा कि नहीं होता है, होता है ना, तो बिल्कुल होता है। तो इसी के प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे मेरा नाम नीरज है, ठीक है, तो मेरा जो नाम है नीरज है वो मेरे घर का नाम भी है, मेरे स्कूल का नाम भी है, मेरी जहाँ संस्था है मेरी पूरी संस्था में मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं और जहाँ काम करने जाता हूँ दूसरी संस्था में, तो वो भी मुझे, जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ भैया, स्कूल में जाता हूँ तो वो भी मुझे नीरज के नाम से जानते हैं। मतलब जो मेरा नाम है ना वो एक ही है,
आप कहीं भी चले जाओ, जो लोग मुझे जानते हैं वो केवल एक ही नाम से जानते हैं, इसके अलावा कोई मेरा दूसरा नाम है ही नहीं है। कोई और लोग मुझे दूसरे नाम से जानते ही नहीं है। ये नाम जो पूरे में एक हो, ठीक है, जो पूरे नाम में एक हो, उसी को हम बोलते हैं जी इंटरनेशनल। तो पूरे में एक हो, मतलब कि जो पूरे विदेशों में, अपने भारत देश के सहित पूरे विदेशों में एक नाम से जाना जाता हो, केवल उसका एक नाम हो, उस नाम को कहते हैं इंटरनेशनल। कार्बन का एक ऐसा यौगिक था, इसके पहले जो कार्बन के यौगिक हुआ करते थे, उनको हर देश में अलग अलग नाम से जाना जाता, प्रत्येक देश में उसे अलग अलग नाम से जानते थे। तो उनका बड़ी समस्या होती थी, हैं? अरे आपके इधर तो मैं सोनू को हम सोनू बुला रहे हैं, स्कूल के लड़के उसी सोनू को सौरभ कह रहे हैं। अब वो तुमसे पूछने हैं सर जी सौरभ है, तो कह रहे कौन सौरभ है यार, हम नहीं जानते कौन सौरभ को। अरे बुंदेली में ऐसी तो बोलत है कि हम नहीं जानत सौरभ के को आए क्या। भैया गलती से तुम्हें मोहल्ला वाले स्कूल पहुंच गए, तो वो कहे सर जी सौरभ मोनू है का। आप कहोगे सर जी कौन है मोनू, भाई साहब कौन है मोनू, इधर तो मोनू नाम का कोई है ही नहीं है। तो दिक्कत हुई ना। फिर एक ही बंदा है, एक ही कार्बन है, तुम उसको नहीं पहचान रहे हो, उसके चार छह नाम रखे पड़े हो। इस समस्या से बचने के लिए, इन पूरी समस्याओं से बचने के लिए उसे एक नाम दिया गया। जब उसका एक नाम हो गया, तो फिर आप कहीं भी चले जाओ, उसे उसी नाम से जाना जाएगा। इस कारण ये आईयूपीएसी पद्धति का जी निर्माण किया गया था। आईयूपीएसी पद्धति के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, तो आईयूपीएसी को पहले आईयूसी के नाम से जानते थे, आईयूसी, इस नाम से इसे जानते थे। अरे ज्यादा गलत नहीं लेना है, आईयूसी ये वाला, इस नाम से इसे जानते थे, ठीक है। फिर इसके पहले से और एक नाम होता था इसका, जर्मन भाषा का नाम होता था, जर्मनी के नाम से था, जर्मन पद्धति बोलते थे, उस नाम से जानते थे। फिर धीरे 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 कन्वर्ट होते हुए ये आ गया जी आईयूपीएसी नाम के अंदर, ठीक है जी। आईयूपीएसी की गाथा समझ में आ गई हो, तो शुरुआत करते हैं हम आईयूपीएसी से, ठीक है। चलिए बात करते हैं आईयूपीएसी के जो है नियम की। आईयूपीएसी नामकरण के मैं आपको नियम बता दूं पहले से। आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर के नियम, नामकरण के, हम बात करेंगे आईयूपीएसी नामकरण के नियम की, कि वो कौन कौन से नियम हैं जो हमें इनके नामकरण के दौरान करने होंगे। चलिए जी, नियम नंबर एक, नियम नंबर एक, सबसे पहले क्या जी, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे पहले हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, जिससे बड़ी कोई श्रृंखला हम बना ही नहीं सकते हैं, उस श्रृंखला का हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। अच्छा, लंबी कार्बन श्रृंखला के बाद हमारा दूसरा काम होना क्रमांकन का। दूसरा काम किसका होगा, क्रमांकन। जो हमने लंबी कार्बन श्रृंखला चुनी, उसके ऊपर जी हमें करना होगा फिर नंबरिंग, उनको देने होंगे नंबर, ठीक है। लेकिन क्रमांकन कैसे करेंगे, उस सिरे से किया जाएगा, क्रमांकन उस सिरे से किया जाएगा जहां से कोई शाखा, द्विबंध, त्रिबंध या कोई क्रियात्मक समूह, कोई क्रियात्मक समूह पास हो। पास मतलब यह है कि नंबरिंग हम उस बिंदु से करेंगे जहां पे या तो कोई शाखा पास मिलेगी, या कोई क्रियात्मक समूह पास में होगा, या फिर द्विबंध या त्रिबंध पास में होगा। नंबरिंग हम उस सिरे से करेंगे। अच्छा, नंबरिंग का काम आपका हो जाएगा यहाँ पे खत्म। नंबरिंग का काम जब खत्म हो जाएगा, तो हमारा तीसरा काम होगा किसका, तीसरा काम होगा हमारा नामकरण का। तीसरा काम आ जाता है हमारा जी नामकरण का। क्या होगा तीसरा काम, तीसरा बिंदु होगा नामकरण का। नामकरण सबसे पहले शाखा का किया जाएगा, सबसे पहले नामकरण शाखा का किया जाएगा। सबसे पहले नामकरण करेंगे जी हम शाखा का। नामकरण उसी सूत्र से होगा, इसका मैं सूत्र पहले बताता हूं आपको।
पहले पूर्व लग्न, फिर मूल शब्द, और मूल शब्द के बाद आएगा अनुलग्न। नामकरण आपका इससे होगा, पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न से, इससे होगा जी नामकरण। अब ये नियम हो गए। नियम को मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ कि नियम को हमें लागू कैसे करना है। नियम तो देखो, नियम लागू कैसे होगा। सबसे पहले हम बनाएंगे एक लंबी कार्बन की श्रृंखला। लंबी कार्बन की श्रृंखला बनाई, मान लो 1 2 3 4 5 6। इधर से एक नीचे को लगा दिया मैंने कार्बन, इधर से एक, चलो पहले एक एक का देख लो। ये इसकी जो है बैलेंसिंग मुझे करनी है हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन, चार, पाँच, छः, सात। इधर मैं कार्बन ना लेके इधर ले रहा हूँ मैं क्लोरीन। एक, दो, तीन, एक, दो। क्या प्रत्येक कार्बन के पास चार चार बंध हो गए हैं? क्या सभी कार्बन चार बंधों के साथ जुड़ चुका है? यदि जुड़ चुका है तो जल्दी से यस बोल के, यहीं पे जुड़ चुका है तो जल्दी से थम्स अप करो। यदि प्रत्येक चार बंध लगे हैं तो जल्दी से थम्स अप कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है जी। चलिए हम बात करते हैं इसकी नामकरण की। चलिए नामकरण की देखिए क्या करना है। हमें लगाना है इधर जी नियम नंबर 1। हमें लगाना है इसमें नियम नंबर पहला। और पहला नियम जब हम लगा रहे हैं तो पहला नियम हमारा होगा लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला में हमें केवल कार्बन चुनना है। कार्बन की एक ऐसी श्रृंखला चुननी है जो सबसे बड़ी लंबी हो। तो हम चुनेंगे सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली। हम चुनेंगे सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली। ठीक है जी। ये हमने लंबी श्रृंखला चुन ली। अब लंबी श्रृंखला चुनने के बाद हमारा काम होता है क्रमांकन। जैसे ही हमने लंबी श्रृंखला चुनी तो अब हमारा काम होता है क्रमांकन का। अब हमें डालनी है यहाँ पे गिनती, अब डालनी है हमें नंबर। लेकिन नंबर डालने से पहले हमें क्या करना है, थोड़ा बैक होके देखो। क्रमांकन उस सिरे से किया जाएगा जहां से कोई शाखा, द्विबंध, त्रिबंध या क्रियात्मक समूह पास हो। अब शाखा क्या होता है, तो लंबी श्रृंखला के बाद जो कुछ भी बचता है उस सबको हम बोलते हैं शाखा। लंबी श्रृंखला के बाद जो कुछ बचेगा वो सब शाखा कहलाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ नीचे लटका है ये शाखा। तो क्रमांकन सिरे से करना है जहां से ये पास में हो। अगर यहाँ से गिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार के ऊपर। यहाँ से गिने तो एक, दो, तीन, तीन के ऊपर। ठीक है। पास ये वाला सिरा होगा तो नंबरिंग देंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये हो गई नंबरिंग। ये क्या हो गया, तो ये हो गई जी नंबरिंग, और नंबरिंग हमने दे दी है। अब हमारा आगे का काम बचता है जी नामकरण का। अब हमारा काम बचता है नामकरण का। तो नामकरण हमें वहां से करना है। और सबसे पहले, एक मिनट, नामकरण सबसे पहले शाखा का कर। शाखा लगी है क्लोरीन की, तो क्लोरीन की शाखा लगे होने के कारण इसको बोलेंगे हम क्लोरो। क्या बोल दिया हमने, क्लोरो बोल दिया। अब हमें नामकरण करना है कार्बन की संख्या का। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः लगे हैं जी। छः को हम बोलते हैं हेक्स, तो हमने लिख दिया हेक्स। और सबके ऊपर एक एक कार्बन, एक एक बंध है तो हमने लिख दिया हेक्स। लेकिन अभी नामकरण पूरा नहीं, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम शाखा का नामकरण करते हैं तो शाखा का नामकरण हमें उस कार्बन की गिनती के सहित करना है जहां पे शाखा लगी है। जैसे कार्बन, ये शाखा लगी है तीसरे कार्बन के ऊपर, तो हमें नामकरण के आगे इन कार्बन की गिनती लगानी होगी कि कार्बन तीसरी शाखा के ऊपर लगा है। जैसे यहाँ मैंने लगाया 3 क्लोरोहेक्सेन, तीन के ऊपर क्लोरो जुड़ा है और उसके बाद हेक्स। आया समझ में? एक और ऐसे ही करते हैं, एक और ऐसे ही करते हैं। सेकंड, एक, दो, तीन, चार, पाँच। बैलेंस सबकी हाइड्रोजन से कर दो, तो मैं भी हाइड्रोजन से क्यों करूंगा अभी पे। सबकी बैलेंस हाइड्रोजन से कर दो जल्दी जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी करते जाइए हाइड्रोजन से। ये लीजिए, ये लीजिए, हो गया, ये हो गया। ये चलिए दूसरा नियम अप्लाई कीजिए भैया। दूसरा नियम लगाइए काय का, लंबी कार्बन श्रृंखला का। दूसरा नियम लगा दीजिए लंबी कार्बन श्रृंखला का। अब हम बनाने जा रहे हैं लंबी कार्बन श्रृंखला। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यदि हम बनाएंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली बनेगी।
ये वाली टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची चाहे जैसी बना दो, बट एक कार्बन दूसरे कार्बन से, लास्ट वाला कार्बन पहले कार्बन से नहीं जुड़ना चाहिए, संख्या चाहे आप जो भी बना दो। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नंबरिंग की। क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जहाँ पे शाखा पास होगी। यहाँ पे देखो ये श्रृंखला के बाहर है, तो क्रमांकन इस कार्बन को लेके करेंगे, तो 1 2 3, 1 2 3 4, तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन। फिर वही चीज, तीन के ऊपर जुड़ा है CH3, और जब तीन के ऊपर CH3 जुड़ा है तो इसको बोलेंगे मैथिल। जब CH3 जुड़ा है तो बोलेंगे मैथिल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। 6 कार्बन है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। नामकरण में अब कोई प्रॉब्लम आपको जाने वाली है, मुझे नहीं लगता। यदि फिर भी प्रॉब्लम जाएगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, यदि नहीं बनता है तब तो मैं प्रॉपर एक एक क्लास आपकी नामकरण के ऊपर लेके आऊंगा कि हमें नामकरण कैसे करना है। उसके ऊपर एक आपकी 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आपके पूरे नामकरण एक साथ रटवा दिए जाएंगे, आपके एक एक करके पूरे रटवा देंगे। अब हम आगे बात करते हैं समावयवी की, कि आखिर समावयवी क्या होता है। समावयवी का मतलब होता है कि जब उसी के जैसा या उसी से बना हुआ कोई दूसरा आ जाए, एक से बना हुआ कोई दूसरा आ जाए जी, उसको बोलते हैं हम समावयवी। दो के सकल स्वरूप परिवार एक से जन्मे हो, उनके कोई जन्मदाता एक हो और वो दो हो जाएं जी, उसको बोलते हैं समावयवी। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा CH3 उस एग्जांपल से जल्दी समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH। ठीक है जी। इसी का मैंने दूसरा रूप बना के लिख दिया CH3OCH3। दोनों में अंतर क्या है फिर मैं आपको समावयवी यहीं से समझाऊंगा। इसमें गिनोगे तो कार्बन एक दो, इसमें गिनोगे तो कार्बन एक दो, हाइड्रोजन गिनोगे तो दो, तीन, पांच और एक छह, तीन और तीन छह, ऑक्सीजन गिनोगे तो एक, ऑक्सीजन गिनोगे तो एक। यदि इसके हम अणु सूत्र की बात करते हैं, यदि इसके हम अणु सूत्र की बात करें, तो अणु सूत्र आपका बनेगा C2H6। अणु सूत्र बन जाएगा C2H6O। ये बना। इसका अणु सूत्र भी ये है, इसका अणु सूत्र भी यही बना। बना जी। तो मतलब ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र एक समान हो। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इधर जुड़ा है OH, इधर अगर ध्यान से देखोगे इधर जुड़ा है OH और इधर जुड़ा है O। मैं आपको एक सारणी दिखाता हूं तो आप यहाँ पे आराम से समझ जाएंगे क्या चीज है वो। ये देखो, देखो OH, यहाँ पे नाम देखना थोड़ा सा, ये लिखा है यहाँ पे OH, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, ये लिखा है OH। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है एल्कोहल, और ये OH होता है प्रकार्यात्मक समूह, मतलब क्रियात्मक समूह। प्रकार्यात्मक समूह मतलब होता है क्रियात्मक समूह। एक हो गया। दूसरा यहीं पे थोड़ा नीचे देखोगे तो ये लिखा मिलेगा CO, इधर मिलेगा CO और इधर मिलेगा उसका नाम की। ये मैं बता रहा हूँ प्रकार्यात्मक समूह है, मतलब क्रियात्मक समूह लिखे हैं दो अलग अलग। अब जो हम कर रहे थे उसमें भी क्या यही दोनों थे, उसमें भी क्या यही दोनों थे, तो ये देखो इधर OH है और इधर O है। कुछ भेजे में दिमाग में समझ में आया क्या, आया। मतलब ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र एक जैसा होता है और क्रियात्मक समूह अलग अलग होते। परिभाषा की बात करूं तो अणुसूत्र एक समान, अणुसूत्र एक समान, किंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग हों। क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं। कोई भी ऐसे यौगिक होंगे जिनमें क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे लेकिन अणुसूत्र एक होगा जी, वो कहलाते हैं समावयवी। समावयवी का मतलब समझ में आया। एक अणुसूत्र से बने हुए दो यौगिक कहलाते हैं एक दूसरे के समावयवी। जैसे यहाँ पे लिखा है एथिल एल्कोहल और यहाँ पे लिखा है डाई मेथिल ईथर। इसका नाम यदि मैं नाम की बात करूं, इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। यदि इसके नाम की बात करी जाए तो ये होता है डाई मैथिल, डाई मैथिल। ओ को बोलते हैं ई, सॉरी, कीटोन। हाँ, ऑन ही आएगा लास्ट में भैया, ऑन ही आता है। एक सेकेंड। ठीक है।
कीटोन ही होता है ये, ईथर मैं बोल दिया हूँ, कीटोन होता है। आया जी ये समझ में? आया समझ में या नहीं आया? अगर मैं यहीं पे बात करूं कि एल्कोहल का समावयवी क्या है, तो एल्कोहल का समावयवी आपको ईथर भी मिलेगा और आपको कीटोन भी मिलेगा। आगे हम इसमें बात करते हैं सजातीय श्रेणी की। आगे हम बात कर रहे हैं सजातीय श्रेणी क्या होती है। तो कोई भी ऐसी श्रेणी जो एक ही प्रकार के समूह से मिलकर बनी हो, तो बता दूं, ऐसी श्रेणी ऐसी श्रेणी जो एक समान समूह से या एक ही समूह से, एक ही हाइड्रोकार्बन समूह से, सीधा सा लिखता हूं मैं, एक ही हाइड्रोकार्बन समूह से बने हो। एक ही हाइड्रोकार्बन समूह से बनी हो, वो कहलाती है सजात्मक श्रेणी। क्या होती है? सजातीय श्रेणी। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको तीनों श्रेणी यहाँ पे लेके चलता हूँ। एल्कीन, एल्केन और एल्कन। तीनों हाइड्रोजन आपका हाइड्रोकार्बन तीनों ले लिए, और तीनों की मैं यहाँ पे आपको श्रेणी बताऊंगा। जैसे एल्कीन होता है जी CnH2n प्लस CnH2n। एल्कीन होता है CnH2n। तो पहले इसके यौगिक ले लेता हूं मैं, जैसे C2H2, सॉरी C2H4, इसके बाद C3H6, C4H8 और C5H10। एल्केन में यदि बात करता हूं तो C2CH4, इसका यौगिक आएगा CH4, C2H6, C3H8, C4H10 और C5H12। एल्काइन की यदि बात करते हैं, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10। ये मैंने यहाँ पे तीनों के कुछ कुछ सदस्य लिखे हैं, जैसे आपके एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, एथाइन, मेथाइन, सॉरी एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। ठीक है जी। तो ये जो एक श्रेणी के सदस्य हैं, ये वाली सीरीज देखी जाए, इसमें जितने भी सदस्य होंगे वो एल्किन श्रेणी के सजातीय सदस्य कहलाते। इसके जितने सदस्य होंगे ये इसकी सजातीय श्रेणी के सदस्य होंगे। इसमें जितने भी सदस्य आएंगे इसकी श्रेणी के सजातीय सदस्य होंगे। अंतर क्या होगा कि केवल एक श्रेणी के सदस्य उसमें हो, एक से दूसरी श्रेणी के सदस्य उसमें यदि आते हैं तो फिर सजातीय श्रेणी नहीं होती है। यदि एक श्रेणी के सदस्य हैं तो फिर आपका वो सजातीय श्रेणी कहलाती है। ठीक है जी, सजातीय श्रेणी आया समझ में। बात इसकी यदि हम गुणों की करते हैं कि सजातीय श्रेणी के गुण क्या क्या होते हैं, तो इसका सबसे पहला गुण होता है कि इनके जो कार्बन यौगिक होते हैं, तो इनके यौगिक में CH2 का अंतर होता है। यौगिकों में CH2 का अंतर होगा। अंतर कितने का होगा? CH2 का अंतर। यदि अणुभार में बात करें तो अणुभार में 14 का अंतर होगा। अणुभार में 14 का अंतर। एक तो पहली चीज ये होगी कि दो, यदि उसी श्रेणी के हम दो सदस्य उठा लें, जैसे मैंने लिया CH4 और C2H6, ये दोनों सदस्य लिए हैं, दोनों सदस्यों में जो अंतर होगा वो होगा CH2 का, और दोनों सदस्यों में जो आपका अणुभार होगा वो अंतर होगा आपका 14 का। जिनमें ये गुण दो लग जाएं तो वो कहलाते हैं